Hello guys, today we are studying about chapter 10 question answers. We are discussing it. We are going to discuss it. So the first question of textbook is when her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? अब जब उसका किस्सा इसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि कीसा गोतामी जब अपने मरे हुए बेटे जब उसके बेटे की डेथ हो जाती है तो वो घर घर जाती है। वो घर घर जाके क्या चीज़ मांगती है और वो उस चीज़ को मिल जाती है उसे वो चीज़, और नहीं मिलती तो वाई नॉट, क्यों नहीं मिलती। सो इसमें है कि कीसा गोतामी का ओनली बेटा, मतलब इसमें कीसा गोतामी का जो ओनली चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है और इसलिए वो घर घर जाती है और दवाई मांगती है अपने बेटे को क्योर करने के लिए, ताकि वो दोबारा रिवाइव हो जाए, दोबारा जीवित हो जाए, दोबारा जीने लग जाए। शी डज़ नॉट गेट, वो उसे वो दवाई कहीं से भी नहीं मिलती और फिर वो ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब डिप्रेस होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाती और वो इस ट्रुथ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसका बेटा इतनी जल्दी मर गया और नो वन, और कोई भी उसे हेल्प नहीं कर पाता उस चीज़ के अंदर और नथिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ डेड वन को, कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम उसको वापस थोड़े ला सकते हैं, ये तो लाइफ की रियलिटी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना ही लिखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कीसा गोतामी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट? वाई नॉट? अब इसमें सेकंड क्वेश्चन यही है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि घर घर वो जब गौतम बुद्धा से मिलती हैं उसके बाद वो फिर से घर घर जाना शुरू कर देती हैं लोगों के, तो वो क्या चीज़ मांगती हैं फिर जाके और क्यों नहीं मिलती उन्हें, और ठीक है। तो अब इसके अंदर लिखा है जब सेकंड टाइम के अंदर बुद्धा से बात करने के बाद कीसा गोतामी घर घर जाती हैं तो वो एक मस्टर्ड सीड, मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स मांगती हैं और वो उसे फाइंड नहीं कर पाती किसी भी घर के अंदर, क्योंकि उसकी कंडीशन ये होती है कि उसी घर से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाने जब जहाँ पे आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है, मतलब जहाँ पे आज तक किसी ने अपने भाई, पिता, माता, किसी की भी डेथ नहीं हुई है, किसी को भी ना खोया हो। So, in third question, what does Kisa Gotami understand the second time that she failed to understand the first time? Was there this what the Buddha hoped her to understand? तो क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि कीसा गोतामी ने सेकंड टाइम के अंदर जब वो फेल हुई तो उसने क्या अंडरस्टैंड करा फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। वॉज दिस व्हाट द बुद्धा होप्ड टू, तो उसने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई वो वही थी जो बुद्धा उसके लिए उसको सिखाना चाहते थे या नहीं। तो सेकंड टाइम के अंदर जब कीसा गोतामी ने डेथ के बारे में समझा कि डेथ कॉमन है सब मोर्टल्स के लिए, कोई इंसान इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। शी हैड बीन सेल्फिश इन हर ग्रीव एंड नॉट रियलाइज दैट पेन। तो वो अपने ग्रीव, अपने दुख के अंदर इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि नहीं नहीं, मेरे को अपना बेटा वापस चाहिए, कि वो इस रियलिटी को, इस लॉस को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। सो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सब ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो फ्लिकरिंग लाइट्स की तरह है। फ्लिकरिंग लाइट्स मतलब जो उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट करा था वे के ऊपर बैठ के, कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि सारे जो आपने NCERT और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है समरी इस चैप्टर की, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये फ्लिकरिंग लाइट्स जो हैं उसका उन्होंने एग्जाम्पल कैसे सेट करा। तो वो लाइफ ह्यूमन बींग्स की फ्लिकरिंग लाइट्स की तरह ही है। वो कुछ टाइम के लिए ऑन रहती है, मतलब शाइन करती हैं, और कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं और वो डेथ होती है। तो बुद्धा उसे यही सिखाना चाहते थे और वो ये चीज़ समझ गई। तो अब दूसरा है वाई डू यू थिंक कीसा गोतामी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन वट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे क्या लगता है कीसा गोतामी ये चीज़ दूसरी बार में ही क्यों समझी, पहली बार में क्यों नहीं। बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग किस वे में चेंज करी। तो इसमें लिखा है कि कीसा गोतामी ने इस चीज़ को, जो डेथ की रियलिटी है, वो सेकंड टाइम में इसलिए समझी क्योंकि बुद्धा ने उन्हें कहा था कि विलेज के अंदर किसी भी घर के अंदर जाओ और इसके अंदर जाके मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ,
पर लाओगी तुम उसी घर से जहाँ पे आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है। तो उन्हें ऐसा कोई घर मिलता नहीं है, और वो जब थक हार के, जब होपलेस सॉरी, जब वो होपलेस हो जाती हैं और जब वो जाती हैं होपलेस होके बैठ जाती हैं रास्ते के साइड में, तो वो देखती हैं, वो नोटिस करती हैं फ्लिकरिंग लाइट्स को। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, और जो इंसान की लाइफ है वो फ्लिकरिंग लाइट्स की तरह है, ऑन ऑफ जगती बुझती लाइट्स की तरह ही है। कभी वो शाइन करते हैं और कभी वो डेथ फेस करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किसा गोतामी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ, तो उसके अंदर है कि आपने हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आ सकता है क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड है। सो आपने सेल्फिशनेस का कंसेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करा? डू यू एग्री विद कीसा गोतामी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? तो आप ये एग्री करते हैं कीसा गोतामी से कि वो सेल्फिश है, अपने अपने दुख के अंदर इतनी सेल्फिश हो गई थी? तो ये चैप्टर, ये जो ये वाला आंसर है, पर्टिकुलर आंसर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप उस लेडी के फेवर के अंदर हैं या उसके अगेंस्ट में हैं। ओके, तो ये इसी के अंदर है कि सेल्फिशनेस जो है वो कंसर्न्ड है, वो हमारे से ही कंसर्न होती है कि हमारे को ही लालच होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो मनी से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो हमारा जो पेन होता है, जो हम लॉस सफ़र करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं जब हमें कोई चीज़ की इतनी ज़्यादा चाहिए होती है, लालच होता है। तो जो मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ कीसा गोतामी से, क्योंकि शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर ओन ग्रीफ। तो वो अपने अपने दुख के बारे में इतना सोच रही थी, इतना दुखी थी कि उन्होंने अपने बेटे को खोया, और वो अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उस लव ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया, और वो हर चीज़ भूल गई, बस वो चाहती थी कि उनका बेटा वापस आ जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीव फेस करा, बहुत ज़्यादा सफरिंग करी। तो वो बस चाहती थी कि उनका बेटा वापस आ जाए, और तो वो कुछ नहीं चाहती थी। तो जो कीसा गोतामी हैं, उन्होंने ये बाद में रियलाइज़ करा कि जो डेथ है वो इमॉर्टल है, मॉर्टल है, सबको सबके लिए कॉमन है, इंसान इमॉर्टल है, वो अमर नहीं है। सो वो ये बाद में सोचती हैं कि वो ये सिर्फ ये सोचती हैं कि ये ऑल जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ उनके और उनके बेटे के बारे में हैं, वो और कुछ थॉट अपने माइंड में लाती ही नहीं है। तो ये बस ये जो थॉट है उनको सेल्फिश बना देता है, तो ये इनजस्टिस है उनके लिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना ये है कि ये चीज़ गलत है, कि वो सेल्फिश नहीं है। एक टाइम होता है, एक फेज़ होता है जब हम अपने क्लोज्ड वंस को खोते हैं, तो हम एक डिप्रेसिंग फेज़ के अंदर होते हैं। तो आपको इस आंसर के अंदर वही मेंशन करना है कि वो एक डिप्रेसिंग फेज़ को इस फेज़ से सफ़र कर रही थी, तो उसके अंदर उन्हें सेल्फिश बोलना गलत है। और वो धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझ जाती, ओवरकम कर जाती। However, she ultimately does overcome her grief by accepting that not just hers but life of all mortals is troubled and brief, combined with the logic lies the immortal can only be achieved by surrendering all selfishness. तो उन्होंने धीरे धीरे बाद में ये रियलाइज़ कर ही लिया कि डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन ही है, और उनका बेटा वापस नहीं आ सकता। और वो इस दुख से उन्हें कभी ना कभी इस दुख से ओवरकम करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गए हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो अब दूसरे हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन से, जो ग्रामर पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ की लाइंस दी गई हैं, उनको डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो मेरी मतलब हेल्प बुक है उसमें से मैंने ले रखा है ये। तो उसमें से आप ये देख के कर सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं अपनी ग्रामर की रिपोर्टेड स्पीच समझाते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही है, स्पीच को चेंज करना है। तो ये क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट।
सिर्फ 5 मार्क्स की इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है पेपर के अंदर, जिसमें एडिटिंग वगैरह होती है और टेंसेस वगैरह होते हैं। और जो ये स्पीच होती है इसके 2 सेंटेंसेस होते हैं जो 4 मार्क्स के 2 मार्क्स में होंगे मेनली। तो जो अब ये एडिटिंग ओमिशन का कंसेप्ट है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लास्ट में लिखा है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू कैन हेल्प अदर्स हु आर इन ग्रीफ यू में, ये वैल्यू बेस्ड के अंदर आ जाता है। ये आपके पैराग्राफ लिखने में, पैराग्राफ फ्रेमिंग वगैरह में आ सकता है, पैराग्राफ फ्रेम करने में, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, इधर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, और अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर दूँगी, ओके। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट या कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है इंग्लिश के अंदर, तो मैं अपनी जीमेल आईडी भी नीचे मेंशन कर दूँगी। आप उसके अंदर मेरे को क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ओके। थैंक यू। और जो इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उससे भी मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी।